Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter The Age of Industrialization। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना जो व्यूअर्स के साथ जो हुआ था व्हाट हैपेंड टू द व्यूअर्स उस क्लास को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारी जो नई क्लास आती है मैनचेस्टर केम टू इंडिया, उस क्लास के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेटा इसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इंडिया, एंड आल्सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सो दैट वी कैन डू दिस क्लास। अब आगे चलते हैं, आज की हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे जो हमारी क्लासेज हुई हैं बेटा, अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ उन क्लासेज को देख लीजिए और उनको कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप इन चीज़ों को इसके साथ कनेक्ट कर पाएँ और इसको अच्छे से पढ़ पाएँ बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है बेटा मैनचेस्टर कम टू इंडिया। देखिए, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया में फर्स्ट क्या आता है बेटा, इन 1772 हेनरी पेटुलो। बेटा नाम ध्यान रखना बेटा, क्या नाम है, 1772 में हेनरी पेटुलो एक कंपनी ऑफिशियल थे जिन्होंने हैड वेंचर टू से दैट, उन्होंने बोला था कि डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस, ये कभी भी इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती, सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी, क्योंकि इस क्वालिटी का जो है कोई भी दूसरा नेशन प्रोड्यूस गुड्स नहीं करता है बेटा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। किसी कंपनी के ऑफिशियल ने ये बात बोली थी कि किसी भी देश के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला गुड, हमारे जो गुड इंडिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसके मुकाबले में उस गुड्स के इक्वल कोई भी डिमांड, उस इक्वल के गुड कोई भी हमारी दूसरी गुड नहीं है जो दूसरी कोई कंट्री प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए जो गुड्स हमारी इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं उनकी डिमांड कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो कि 1772 में, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, हेनरी पेटुलो, हेनरी पेटुलो ने इस सेंटेंस को बोला था, जो कि एक कंपनी ऑफिशियल थे, हैज वेंचर्ड टू से दैट डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस, कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती, सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी, कोई भी दूसरा नेशन सेम क्वालिटी की गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि हमारे देश की क्वालिटी थी बेटा वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी मशीनों के आने से पहले। जो हम हैंडीक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते थे, जो फैक्ट्री वर्क से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता था, तो उसकी डिमांड बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने बोला था कि ये डिमांड कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती है। Yet by the beginning of the 19th century, we see the beginning of a long decline of textile imports from India। लेकिन इसके बावजूद जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी बेटा, तो इसके बिगिनिंग में एक डिक्लाइन आया था बेटा टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में जो इंडिया से हुई थी, क्योंकि 19th सेंचुरी की शुरुआत में अब आप सोच सकते हो अब आपका मैकेनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वो एक्सपोर्ट से बेटा, क्योंकि अब हमारी जो वेल्थ है बेटा उसको अंग्रेजों ने ड्रेन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब हमारा कंपटीशन है ना बढ़ने वाला था इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि अब चीजों का ना प्राइस के साथ भी कंपटीशन बढ़ने वाला था, क्योंकि जो गुड क्वालिटी का हमारे यहाँ पे कॉटन वगैरह होता था, जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स वगैरह होते थे जो गुड क्वालिटी के होते थे, और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हमारे होते थे उनका प्राइस क्या होता था, थोड़ा सा ज्यादा होता था। लेकिन जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई बेटा, तो उस स्टार्टिंग में बेटा जो टेक्सटाइल की थी बेटा वो डिक्लाइन होने लगी, और इसी के कारण क्या था बेटा, जो हमारे प्राइस गुड थे 33% ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट था बेटा। 1811-12 में अगर हम बात करें तो पीस गुड्स अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट था, और 1950 और 51 में इट वाज नो मोर देन 3%, और 3% से कम ही रह गया, 3% के आसपास ही रह गया। अब देख सकते हैं डिक्लाइन आपका 1812 और 1811 में जितना आपका डिक्लाइन था बेटा, और 1851 में डिक्लाइन देख लीजिए आप कितना हुआ, 33% से सीधा कितना आ गया बेटा, 3%, 10 टाइम्स तक के कितना क्या हुआ बेटा, वो डिक्रीज हो गया, हमारा जो था एक्सपोर्ट होता था इंडियन टेक्सटाइल में बेटा वो हमारा डिक्लाइन हो गया। अब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं बेटा, कि जब इतना अच्छा क्वालिटी का हमारे पास इतना अच्छा क्वालिटी का टेक्सटाइल था, इतना अच्छी क्वालिटी के कॉटन के क्लोथ्स वगैरह हमारे पास थे, तो ये व्हाई डिड दिस हैपन, ये हैपन क्यों हुआ, व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशंस, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या थी। हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझने की आवश्यकता है, ध्यान से समझिए उन चीजों को। एज कॉटन इंडस्ट्री डेवलप्ड इन इंग्लैंड, जैसे ही कॉटन इंडस्ट्री इंग्लैंड में डेवलप्ड हुई बेटा,
तो इंडस्ट्रियल ग्रुप बिगैन वरिंग अबाउट इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज बेटा। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप जो थे बेटा उन्होंने वरी करने लगे, उनको चिंता होने लगी अबाउट इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, इम्पोर्ट को लेना कहाँ से, दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करना। क्योंकि इंडस्ट्रियल के ग्रुप थे बेटा उन्होंने वरिंग करना स्टार्ट कर दिया कि इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज से। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज। अब उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, क्या करना, इम्पोर्ट करना ड्यूटीज को ऑन कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर, सो दैट मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड। ताकि जो मैनचेस्टर की गुड्स है बेटा उनको क्या किया जा सके। देखो मैनचेस्टर में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था बेटा। तो दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को क्या किया, प्रेशराइज किया टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द कॉटन टेक्सटाइल। अब इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल का क्या मतलब होता है कि जो भी कॉटन टेक्सटाइल आपका कंट्री में आएगा, जो भी इसको इंपोर्ट करेगा बाहर से, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएंगी, जिसके कारण उसका प्राइस है बेटा वो बढ़ जाएगा और उसके कारण बेटा लोग उसके इंपोर्ट को कम कर देंगे। ताकि एक तो इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाई गई क्योंकि उनकी जो मैनचेस्टर गुड है कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कंपटीशन। अगर वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इंपोर्ट उनके ऊपर ज़्यादा लग जाएगा, तो जो चीज़ें उनके डोमेस्टिक देश में उनके वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो चीज़ें बिल्कुल आसानी के साथ सेल हो पाएंगी ब्रिटेन में विदाउट फेसिंग एनी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन को फेस किए बिना, फ्रॉम आउटसाइड से किसी भी कंपटीशन को फेस किए बिना। अब मैनचेस्टर गेम्स टू इंडिया में देखिए क्या आता है। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट persuade द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट एज वेल बेटा। तो इसी टाइम पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, परसुएड किया बेटा। इसने क्या किया, टू सेल ब्रिटिश के जो मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया की मार्केट में भी बेचने के लिए परसुएड किया। अब देखो इसको उस तरीके से समझिए, एक तो टाइम था जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते थे, दूसरी जगह पे हमारी सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। अब उस साइड तो इम्पोर्ट के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, उनके इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटीज लगी, टैरिफ्स लगी। तो एक तरफ तो वो एक्सपोर्ट को बंद करवाना चाहते थे और दूसरी तरफ क्या था, सेम टाइम में इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे बेटा वो ईस्ट इंडिया कंपनी में वो अपने ब्रिटिश के प्रोडक्ट को कहाँ पे बेचना चाहते थे बेटा, इंडिया में बेचना चाहते थे, ताकि इंडिया में जो है उनकी सेल वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए बेटा। ये भी सबसे मेन रीजन था कि वो अपने जो प्रोडक्ट को कहाँ पे बेचना चाहते थे बेटा, इंडिया में बेचना चाहते थे। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरीज में। जो एक्सपोर्ट था ब्रिटेन गुड्स का बेटा वो इंक्रीज हुआ, ड्रामेटिकली का मतलब होता है एकदम तेजी से इंक्रीज हुआ बेटा इन द अर्ली 19th सेंचुरी में बेटा। कब की बात हो रही है ये, अर्ली 19th सेंचुरी की बात हो रही है। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ ड्रामेटिकली, कब, इन द 19th सेंचुरी में। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में बेटा, सेंचुरी हैड बीन वर्चुअली नो इंपोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इनटू इंडिया बेटा। लेकिन एंड ऑफ सेंचुरी एंड में देयर हैज बीन वर्चुअली नो इंपोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इंडिया। जब 18th सेंचुरी का एंड हुआ था, जब तक कोई भी कॉटन का पीस हमारा इंडिया में इंपोर्ट होके नहीं आता था, इंग्लैंड उसको एक्सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन जब अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया बेटा, इंडिया में मैनचेस्टर से जो गुड्स तैयार होती थी, जो कंपनियों से गुड्स तैयार होती थी, उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1850 में कॉटन के पीस जो गुड थे बेटा कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स बेटा। जो कॉटन पीस गुड्स थे वो 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स की होती थी। रिपोर्ट्स फ्रॉम द मोस्ट विविंग रीजन ऑफ इंडिया नरेटेड स्टोरी ऑफ डिक्लाइन एंड डिसोलेशन। तो अब बहुत सारी स्टोरी आने लगी है किस चीज की बेटा, और वो स्टोरी किसकी आने लगी, मोस्ट विविंग रीजन्स की बेटा। इंडिया नरेटेड स्टोरी ऑफ डिक्लाइन और डिसोलेशन की, डिक्लाइन भी होने लगा और क्या होने लगा, डिसोलेशन भी होने लगा। ये सारी चीजें क्या होने लगी बेटा, आपको सुनाई देने लगी। 1870 में फिगर वाज ओवर, देखो ऊपर कितना था बेटा 1850 में 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स बेटा, कॉटन पीस गुड्स कितना होता था 31%। 1870 में कितना हो गया 50%। 1860 में वीवर फेस्ड न्यू प्रॉब्लम, सब वीवर के सामने एक नई प्रॉब्लम आई, वो क्या थी बेटा, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स बेटा। उनकी एक्सपोर्ट मार्केट क्या होगी बेटा, कोलैप्स होगी। क्यों होगी, द लोकल मार्केट रिलेटेड विद द मैनचेस्टर इंपोर्ट्स के कारण बेटा। जो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स थी बेटा, मैनचेस्टर क्या हो गया बेटा, मैनचेस्टर में अब फैक्टराइजेशन हो गया था, मैकेनाइजेशन हो गया था, नई नई कंपनियां जुट चुकी थी। अब उन नई कंपनियों के कारण बेटा क्या हो गया, उनकी मार्केट क्या होगी, श्रिंक होगी, रिलेटेड विद द मैनचेस्टर इंपोर्ट्स के साथ बेटा।
उसमें क्या हुआ, दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। अब उनको एक्चुअली दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन। अब उनको देखो, एक तरफ तो क्या हो रहा था ना, वो अपनी चीजों को क्वालिटी को अच्छा भी कर रहे थे, और एक जो हमारा है ना, हमारी वेल्थ को ड्रेन कैसे कर रहे थे, जो हमारे यहाँ से अच्छा रॉ मटेरियल होता था, सारे के सारे रॉ मटेरियल को अंग्रेज जो होते थे ब्रिटेन वाले अपने देश में पहुंचा देते थे। तो हमारे यहाँ से वेल्थ का ड्रेन इस प्रकार होता था कि हमारे यहाँ से सारे के सारे रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड में पहुंचा दिया जाता था, और जो भी यहाँ से इंग्लैंड में जाता था रॉ मटेरियल बेटा, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटीज नहीं लगाई जाती थी, वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री होता था। लेकिन जो इंग्लैंड से वस्तुएं आती थी वो भी ड्यूटी फ्री होती थी। लेकिन अगर इंग्लैंड से कोई कॉटन को मंगवाता था तो उसके ऊपर भी ड्यूटी थी बेटा, रॉ मटेरियल को नहीं मंगवा सकते थे। इस तरीके से हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स कहाँ जाने लगा बेटा, वो वेल्थ कहाँ ड्रेन होने लगी, अंग्रेजों के पास जाने लगा, ब्रिटेन में जाने लगा, और हमारी वेल्थ क्या होने लगी बेटा, ड्रेन होने लगी। तो ये भी हमारा सबसे मेन रीजन था, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो सप्लायर्स थे बेटा, उनको अब क्या नहीं मिलता था, उनको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अब हमारे यहाँ से नहीं मिलता था। So produced by machines at lower cost, the imported cotton goods were so cheap that weaver could not easily compete with them. सो प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एट लोअर कॉस्ट, जो मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था वो लोअर कॉस्ट में किया जाता था। द इम्पोर्ट कॉटन गुड्स वर सो चीप, जो इम्पोर्ट कॉटन गुड्स थी बेटा वो बहुत ही ज्यादा चीप थी, दैट वीवर कुड नॉट इजिली कम्पीट विद देम, वीवर्स उनके साथ इजिली कम्पीट नहीं कर पाते थे। उनके साथ वीवर कम्पीट इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि मशीन्स में मास प्रोडक्शन होता था। अब मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक ही साथ बनाया जाता था, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती थी वो बहुत ही कम आती थी। अब वो लेबर इंटेंसिव भी नहीं थी। अब लेबर इंटेंसिव नहीं थी इसका मतलब क्या है कि उसमें लेबर का कोई भी काम नहीं था। अब वहाँ पे लेबर की बजाय कौन काम करता था बेटा, मशीनें काम करती थी। सो द इम्पोर्ट कॉटन गुड्स वर सो चीप, वो बहुत ज़्यादा चीप था, दैट वीवर कुड नॉट इजिली कम्पीट विद देम, वीवर उनके साथ आसानी से कम्पीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उनका प्राइस क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा था। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं होता था और सारी चीज़ें क्या थी, मशीन मेड प्रोडक्ट से बनती थी। So by 1850 reports from the most viewing regions of the India narrated story of decline and desolation की, तो इस प्रकार 1850 तक बेटा मार्केट हमारी क्लैश कर गई और इंडिया में स्टोरी होने लगी डिक्लाइन और डिसोलेशन। मतलब डिसोलेशन का मतलब भी होता है बेटा नेग्लेक्ट करना और बिल्कुल ही खत्म हो जाना। डिसोलेशन का मतलब होता है भंग हो जाना, तो भंग हो जाने का मतलब भी है कि नो एग्जिस्ट, अब उनका कोई भी एग्जिस्ट नहीं रहा बेटा। तो 1850 में रिपोर्ट मिली मोस्ट व्यूइंग रीजन्स ऑफ द इंडिया नैरेटेड स्टोरी ऑफ द डिक्लाइन और डिसोल्यूशन के बारे में वहाँ पे पता लगता है। बाय द 1860 वी वर फेस्ड न्यू प्रॉब्लम्स बेटा, दे कुड नॉट गेट सप्लाई ऑफ द न्यू कॉटन की हमें नहीं मिलती थी, वो सप्लाई क्या नहीं मिलती थी बेटा, हमें कॉटन की जो सप्लाई होती है बेटा वो गुड क्वालिटी का नहीं मिलता था। तो ये टाइमलाइन में हम बता सकते हैं कि जो मानचेस्टर में बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा था। When American Civil War broke out and cotton supply for the US were cut off, Britain turned to India बेटा। जब अमेरिकन सिविल वार हुआ बेटा तो कॉटन सप्लाई फ्रॉम द यूएस वर कट ऑफ, ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। तो ब्रिटेन से बेटा जो कॉटन की सप्लाई थी बेटा वो बिल्कुल कट ऑफ होगी, और ब्रिटेन ने इसके लिए किसकी तरफ देखा बेटा, इंडिया की तरफ देखा। तो इंडिया से बेटा वो कॉटन को इम्पोर्ट करना चाहते थे, तो इम्पोर्ट्स का सारा प्रेशर किसके ऊपर आ गया बेटा, इंडिया के ऊपर आ गया, सारा का सारा प्रेशर वो इंडिया को झेलना पड़ा। तो अब जो कॉटन था बेटा, अब जो कॉटन था वो अमेरिका से ब्रिटेन में नहीं जाता था, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, कॉटन वहां से वहां जाना बंद हो गया। तब कॉटन कहाँ से, इंडिया से ब्रिटेन जाने लगा बेटा। अब कॉटन कहाँ से जाने लगा, इंडिया से ब्रिटेन जाने लगा, क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर क्या हो गया था बेटा, ब्रोकआउट हो गया था। तो अब अमेरिका से कहाँ जाने लगा बेटा, तो अब अमेरिका से ब्रिटेन में जाने लगा। एज रो कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, अब रो कॉटन ध्यान रखना बेटा, दोनों चीजों में अलग अलग डिफरेंस होता है। एक तो कॉटन से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, उनको तो हम बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट, और एक होते हैं रो कॉटन बेटा। तो रो कॉटन फ्रॉम इंडिया इंक्रीज द प्राइस ऑफ द रो कॉटन, शॉर्ट अप तो प्राइस क्या हो गए बेटा उसके ज्यादा हो गए। अब जैसे वीवर इंडिया वर स्टाउट ऑफ द सप्लाई एंड फोर्स टू बाय रॉ कॉटन एट एक्सोर्बिटेंट प्राइस बेटा। तो इंडिया के जो सप्लाई करने वाले थे बेटा, उनको जो रो कॉटन था वो बहुत ही ज्यादा प्राइस पर मिलता था। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे, तो वीविंग को पे नहीं किया जा सकता था, तो ऐसे में जो कपड़ा बन के तैयार होता था वो बहुत ही ज्यादा महंगा तैयार होता था।
तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हुई तो वीवर एंड अदर क्राफ्ट पीपल फेस्ड येट अनदर प्रॉब्लम। तो उनके सामने एक ये प्रॉब्लम भी थी कि रॉ मटेरियल जो था बेटा वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, महँगा हो गया था। अब उसको वो पे नहीं कर पाते थे और वीवर्स इस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करते थे। ये भी एक मेन प्रॉब्लम थी। फैक्ट्री इंडिया बिगन प्रोडक्शन फ्लोडिंग द मार्केट विद मशीन्स एंड गुड्स बेटा। तो फैक्ट्री जो इंडिया में थी बेटा उन्होंने बिगन कर दिया प्रोडक्शन को स्टार्ट करना और फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन गुड्स बेटा। तो जो फैक्ट्रीज इंडिया में आपकी स्थापित हो गई थी बेटा उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। अब देखो फैक्ट्रीज में और वीवर्स में क्या डिफरेंस था, क्योंकि वीवर सारा हैंडीक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते थे और जब हैंडीक्राफ्ट्स का इस्तेमाल होता है, जब हैंडीक्राफ्ट्स का यूज किया जाता है, तो हैंडीक्राफ्ट्स के यूज में क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट्स में जो प्राइस होता है गुड्स का वो ज़्यादा होता है, लेकिन फैक्ट्री में जो क्योंकि मास प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे गुड्स का प्राइस ज़्यादा नहीं होता है। तो ये भी एक सबसे मेन दिक्कत थी कि अब व्यूवर्स को बेटा किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ा था। अब व्यूवर्स अगर अपनी वस्तुओं को बनाते भी थे तो मार्केट में उनको एक स्टिफ कंपटीशन को फेस करना पड़ता था, जो कि स्टिफ कंपटीशन क्या था कि जो प्राइस होते थे वस्तुओं के वो बहुत ही ज़्यादा होते थे। हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्री पॉसिबली सर्वाइव, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाती थी बेटा, क्योंकि फैक्ट्री में सारा का सारा रॉ मटेरियल चला जाता था। रॉ मटेरियल अगर ये खरीदना चाहते थे तो रॉ मटेरियल का प्राइस क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा होते थे। और प्राइस अगर ज़्यादा होते थे तो प्राइस ज़्यादा होने का मतलब क्या होता था, तो उनका जो कंपटीशन है बेटा वो बहुत ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और उसको वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये था बेटा मानचेस्टर ऑफ इंडिया की। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या-क्या आई थी, किस-किस तरीके से सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद ये चैप्टर आपका जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बारे में एक बार देख लेते हैं जल्दी-जल्दी कैसे क्या हुआ था। देखो, यहाँ से सबसे पहले आया था कि 1811 और 12 में पीस ऑफ गुड्स अकाउंटेड वो 33% ऑफ इंडियन का एक्सपोर्ट जो था बेटा वो था। और उसके बाद 1850 और 1851 में जो आपका 1850 और 51 में इट वाज नॉट मोर देन 3% से ज़्यादा नहीं था। व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ था बेटा, एंड व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशंस, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या-क्या थी बेटा उसके बारे में बताएंगे। एज कॉटन इंडस्ट्री डेवलप्ड इन इंग्लैंड, जैसे ही कॉटन इंडस्ट्री इंग्लैंड में डेवलप्ड हुई थी तो इंडस्ट्रियल ग्रुप बिगन वरिंग अबाउट इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप को वरी हो गया बेटा, इंपोर्ट्स कहाँ से लेना पड़ता था, अदर कंट्रीज से लेना पड़ता था। तो इन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर, ताकि इम्पोज कर सके ड्यूटी, ताकि जो कॉटन टेक्सटाइल है वो दूसरे देशों से ना आए और वो जो कॉटन टेक्सटाइल उनके देश में बनता है वो अपने देश के ही उसमें कंपटीशन को फेस ना करे और उनको बेटा जो मैनचेस्टर की गुड्स है बेटा उनको ब्रिटेन में सेल करने में बिना कंपटीशन के उनको बिल्कुल आसानी से वो उनको सेल कर सकें और बाहर वाले किसी कंपटीशन को फेस ना कर सकें बेटा। एक तो ये होता था। दूसरा क्या था, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया में क्या था, एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएड द इंडियन कंपनी को टू सेल द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इन इंडिया एज वेल। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल ने परसुएड किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ब्रिटिश के मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया की मार्केट्स में बेचे बेटा। अब देखो इंडिया की मार्केट्स में अगर मशीन मेड प्रोडक्ट्स आएंगे, अब वो जब इंग्लैंड से आते थे वो क्या होते थे, ड्यूटी फ्री होते थे, और वो अगर ड्यूटी फ्री होंगे तो उनका प्राइस ऑलरेडी क्या था बेटा, कम था, क्योंकि उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता था और एक वो ड्यूटी फ्री भी थे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो व्यूवर्स होते थे बेटा वो अपना रॉ मटेरियल्स उनको महंगा मिलता था, उसको लेकर जब वो प्रोडक्ट को तैयार करते थे वो महंगा होता था। इसीलिए हमारे जो व्यूवर्स थे बेटा वो फैक्ट्री से बने प्रोडक्ट के साथ कभी भी कंपटीशन नहीं कर पाते थे। तो ये भी एक मेन रीजन था बेटा कि हमारे यहाँ पे व्यूअर का जो बिजनेस था बेटा वो क्या हो गया, बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी में जो एक्सपोर्ट था ब्रिटिश के कॉटन गुड्स का वो क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी में। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी देयर हैड बीन वर्चुअली नो इंपोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स, का कोई भी इंपोर्ट नहीं होता था। 1850 में कॉटन पीस गुड्स कॉन्स्टिट्यूट ओवर 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स बेटा। तो जो कॉटन के पीस के थे बेटा 31% ऑफ द वैल्यूज इंपोर्ट्स की होती थी, उनमें कॉटन के पीस गुड्स आते थे। जिसमें से मोस्ट विविंग रीजन्स ऑफ इंडिया ने नरेटेड की स्टोरी ऑफ डिक्लाइन और डिसोलेशन के बारे में। लेकिन 1870 में फिगर और कितना था बेटा, 50% था बेटा। 1860 में वीवर फेस्ड न्यू
प्रॉब्लम आई थी, देयर एक्सपोर्ट मार्केट क्या हो गई थी बेटा, वो कोलैप्स्ड हो गई थी। अब एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स होने के बाद लोकल मार्केट श्रैंक रिलेटेड विद द मैनचेस्टर इंपोर्ट के साथ क्या हो गई थी, श्रैंक हो गई थी, और उसके बाद सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन की गुड क्वालिटी की नहीं मिलती थी। सो प्रोड्यूस्ड बाय मशीन जो होता था एट लोअर कॉस्ट में, so import cotton goods were so cheap and weaver could not easily compete with them, और उसके साथ easily compete नहीं कर पाते थे। तो by the 1850 reports from the most weaving regions of the India narrated story of decline और डिसोलेशन के बारे में बताया है। वीवर को जो न्यू प्रॉब्लम हुई थी बेटा, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रो कॉटन को क्वालिटी का नहीं मिलता था, क्योंकि जो ब्रिटेन था बेटा उसने हमारे जो रो कॉटन का है ना उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया था, उसको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी सप्लाई अगर जब होती थी तो उनकी सप्लाई के साथ उसका प्राइस क्या हो गया था बेटा, बहुत ही ज्यादा हो गया था। और व्यूअर्स जब उनको प्राप्त करते थे, उनकी सप्लाई उनको मिलती थी, तो उनकी सप्लाई में क्या मिलता था बेटा उन्हें, उनकी सप्लाई करने के कारण उसमें क्या मिलता था, प्राइस उन्हें बहुत ज़्यादा देना पड़ता था रॉ मटेरियल के लिए, जिसके कारण उनकी वस्तुएं और ही ज़्यादा महंगी हो गई थी। व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट हुआ था, तो अमेरिका से बेटा कॉटन की जो सप्लाई होती थी इंग्लैंड में वो बिल्कुल रुक गई थी। अब कॉटन की सप्लाई के लिए जो ब्रिटेन है बेटा उसने किसकी तरफ देखा था, भारत की तरफ, और भारत से अब रॉ मटेरियल्स था बेटा, सो रो कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हुआ, और प्राइस ऑफ रो के कॉटन के क्या हो गए बेटा, शॉर्ट अप हो गए, वो ज्यादा हो गए। तो अब रॉ मटेरियल का प्राइस जो था बेटा वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब भारत में जो रॉ मटेरियल था बेटा उसका प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये प्राइस ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि अब जो वीवर्स वगैरह थे बेटा, उनको जब हमारे यहाँ से कॉटन वगैरह को लेना पड़ता था, तो वो कॉटन वगैरह के प्राइस क्या होते थे बेटा, ज्यादा होते थे। वीवर्स इन इंडिया वर स्टार्व टू सप्लाई, बेटा सप्लाई के लिए स्टार्व, स्टार्व का मतलब उनको उनके उनमें मिल नहीं पाती थी। स्टार्व का मतलब क्या होता है, वैसे तो स्टार्व का मतलब होता है किसी चीज के लिए तड़पना बेटा, उसको स्टार्व बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सप्लाई का मतलब होता है कमी हो जाना बेटा। तो स्टार्व का सप्लाई नहीं होती थी बेटा, एंड फोर्स टू बाय रो कॉटन एट एक्सोर्बिडेंट प्राइस। ऑर्बिटेंट प्राइस का मतलब है ज्यादा प्राइस पर उनको अब यहाँ से क्या मिलता था, कॉटन मिलता था, रो कॉटन, और इस सिचुएशन में वीविंग कुड नॉट पे, और वीविंग नहीं हो पाती थी। फैक्ट्री इंडिया बिगन प्रोडक्शन फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन गुड्स के साथ क्या हो गई थी, फ्लडिंग हो गई थी। तो ये केस था बेटा किसका, जब हमारा मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया का मतलब क्या था, इसका एक्चुअल में मतलब ये था कि ब्रिटिश की जो मेड प्रोडक्ट्स थी बेटा वो तो भारत में आने लगी थी, तो फैक्ट्रीज में तो जो सारा का सारा सामान वो ड्यूटी फ्री कर दिया था इंग्लैंड ने, जो भारत में आने लगा था। और दूसरा क्या था, इंग्लैंड ने जो रॉ मटेरियल था बेटा उसको इंग्लैंड में भेजना स्टार्ट कर दिया था विदाउट एनी ड्यूटीज के। तो हमारे रॉ मटेरियल्स तो यहाँ से अब हमारे ब्रिटेन में जाते थे, और ब्रिटेन से वो फिनिश प्रोडक्ट बन के हमारे यहाँ पे विदाउट ड्यूटी के आते थे। तो इसीलिए हमारे जो लोकल व्यूवर्स थे बेटा उनके सामने नई नई प्रॉब्लम आती गई, और उनका डिक्लाइन होता चला गया। अब कंपटीशन में जो प्राइस होता था, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, हमारे जो व्यूवर्स होते थे, उनके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता था उसका प्राइस क्या होता था, ज्यादा होता था, और जो हमारे ब्रिटेन वाले होते थे उनका प्राइस क्या होता था, कम होता था। तो अब आगे आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका फैक्ट्री का मतलब था अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करेंगे बेटा, जो आपका आता है अर्ली एंटरप्रेन्योर्स में। देखो फैक्ट्री कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे हम, 1854 की बात है कि फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप, बेटा पहली कॉटन मिल लगाई गई बेटा बॉम्बे में, एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर, लेकिन उसमें प्रोडक्शन कब हुआ बेटा, इसमें प्रोडक्शन हुआ 2 साल बाद। तो फर्स्ट कॉटन मिल कब लगाई गई बेटा बॉम्बे में, 1854 में लगाई गई, और उसमें जो प्रोडक्शन था, और प्रोडक्शन कब हुआ, वो 2 साल बाद हुआ। 1862 में 4 mills वर एट वर्क विद 94,000 स्पिंडल्स लगाए गए बेटा उसमें, और 2150 लूम्स लगाए गए। ये ऐसी 4 mills थी बेटा जो हमारी 1862 में लगाई गई थी। 1862 में लगाई गई 4 mills वर एट वर्क विद 94,000 स्पिंडल्स, और 2150 लूम्स थे बेटा उसके अंदर। कितने लूम्स थे बेटा, 2150 उसके अंदर लूम्स थे। जूट मिल्स केम अप इन बंगाल, जूट मिल्स कहाँ पे आ गई बेटा, ये बंगाल में आई, जहाँ पे फर्स्ट मिल को क्या किया गया बेटा, सेटअप किया गया, पहली मिल को क्या किया गया, सेटअप किया गया। 1860 में क्या था बेटा, नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर, एल्गिन मिल थी बेटा उसको क्या किया गया बेटा, स्टार्ट किया गया कहाँ पे, कानपुर में स्टार्ट किया गया।
और फर्स्ट कॉटन मिल वाज अहमदाबाद वाज सेटअप इन, जो फर्स्ट कॉटन मिल थी वो अहमदाबाद में सेटअप की गई। और 1862 में अनदर जूट मिल को क्या किया गया, सेटअप किया गया। और फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। और 1874 में बेटा पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल थी जो मद्रास में थी, उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया बेटा, उसने स्पिनिंग और वीविंग के साथ बिगिन में मास प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, जो कि आपकी मद्रास में थी। तो टाइम लाइन्स में जो ईयर्स हैं बेटा, उन ईयर्स को बड़े ध्यान से देखिए और इसमें देखिए क्या क्या बताया गया है कि 1854 में कौन सी, 1854 में क्या हुआ था, 1862 में क्या हुआ था, 1855 में, 1860 में, 1861 में, 1862 में और 1874 में। तो सबसे पहली बात की जाए इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो पहली कॉटन मिल जो बॉम्बे में लगाई गई थी वो कब लगाई गई थी बेटा, वो 1854 में लगाई गई थी। और प्रोडक्शन कितने साल हुआ था उसमें बेटा, 2 ईयर्स वहाँ पे क्या हुआ था, 2 साल बाद क्या हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था। 1862 में 4 मील, ध्यान रखना बेटा कितनी मिल्स को सेटअप किया गया था, 4 मिल्स को सेटअप किया गया था। और उसके अंदर कितने स्पिंडल्स थे बेटा, तो 94,000, 94,000 जिसको बोलते हैं बेटा, 94,000 स्पिंडल्स वर देयर एंड 2150 आर लूम्स वहाँ पे थे बेटा। 1855 में जूट मिल्स केम्स अप इन बंगाल बेटा, 1855 में जूट मिल्स कहाँ पे आई थी बेटा, बंगाल में आई थी, और जो की थी बेटा जूट मिल्स थी। और 1860 में नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर, एल्गिन मिल को स्टार्ट किया गया कहाँ पे, कानपुर में। और 1861 में बेटा फर्स्ट कॉटन मिल थी बेटा जो आई थी बेटा कहाँ पे, अहमदाबाद में, वाज सेटअप अहमदाबाद में, जिसको सेटअप किया गया था। और 1862 में अनदर जूट मिल सेटअप की गई थी बेटा, वो कब की गई थी, 1862 में की गई थी। और 1874 में बेटा फर्स्ट स्पिनिंग मिल आई थी बेटा जो कि वीविंग मिल थी, और मद्रास की, जिसने क्या स्टार्ट किया था बेटा, प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से ये सिलसिला रहा था बेटा भारत में जो आपकी फैक्ट्रीज वगैरह आई थी, उन फैक्ट्रीज वगैरह के आने का। Where did the capital came from? अब आपको पता है बेटा क्वेश्चन राइज क्या होता है कि कैपिटल कहाँ से है। देखो कैपिटल का मतलब होता है जब भी आप स्टार्टिंग में कोई भी मशीन्स वगैरह को इम्प्लीफाई करते हो तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, आपको मनी की आवश्यकता होती है। तो इस मनी को ही बेटा आप इकोनॉमी की फॉर्म में कैपिटल बोलते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, मिल तो सेटअप कर दी गई थी पर किसके द्वारा की गई थी, और ये कैपिटल कहाँ से आया था जिसमें भारत में मिल्स वगैरह को सेटअप किया गया था। तो मिल्स कहाँ से आई थी और इनकी जो कैपिटल थी बेटा वो कहाँ से आई थी, इसके बारे में पता करना बहुत ही जरूरी है। सेटअप द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को सेटअप किसने किया था बेटा, ये भी एक नया क्वेश्चन राइज होता है कि इंडस्ट्रीज को सेटअप किसने किया था और मिल्स के लिए कैपिटल्स कहाँ से आई थी बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं, हु केम टू वर्क इन द मिल्स, और इन मिल्स में वर्कर जो थे बेटा वो वर्कर कहाँ से आए थे, उनको किस तरीके से हायर किया गया था, उन वर्कर को काम करने वाले वर्कर कौन थे बेटा, ये भी एक मेन रीजन हमारा सामने आता है बेटा। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स बेटा, इंडस्ट्री वाज सेटअप इन डिफरेंट रीजन बाय वेरिंग सॉर्ट ऑफ पीपल्स बेटा। तो इंडस्ट्री जो सेटअप की गई डिफरेंट रीजन में बाय वेरिंग सॉर्ट्स ऑफ पीपल्स के द्वारा बेटा। लेट अस सी हु दे वर, ये कौन थे बेटा। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना बेटा, इसने ओपियम को ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट किया कहाँ पे, चाइना में। ओपियम एक पौधा होता है बेटा जिसके द्वारा बहुत सारी मेडिसिनल मेडिसिनल के इसके यूजेस होते हैं बेटा। एंड टू टी फ्रॉम द चाइना, और चाइना से क्या लेना स्टार्ट किया बेटा, टी को लेना स्टार्ट किया। द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना बेटा। तो बहुत सारी हिस्ट्रीज है बेटा बिजनेस ग्रुप की, जो ट्रेड किसके साथ होता था बेटा, जो चाइना के साथ होता था। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी हैं बेटा। मैनी इंडियन बिकेम जूनियर प्लेयर इन दिस ट्रेड बेटा, बहुत सारे इंडियन इसमें क्या थे, जूनियर प्लेयर्स थे। प्रोवाइडिंग फाइनेंस, जो क्या प्रोवाइड करते थे, फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। प्रोक्योरिंग, सप्लाई को प्रोक्योर करते थे। शिपिंग कंसाइनमेंट उनके पास होते थे। सम ऑफ दिस बिजनेसमैन हैड विजन्स ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन इंडिया, और बहुत सारे बिजनेसमैन का यहाँ पे क्या था, विजन था बेटा, किसको, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज को क्या करने का, डेवलप करने का, उनका क्या था, बहुत सारा आइडिया था बेटा। इन बंगाल
अब देखो कुछ नाम आते हैं बेटा, ध्यान रखना। बंगाल, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, साइड में आपको एक पिक्चर भी दी गई है। द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्चून इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। बेटा अपने फॉर्चून को, अपनी किस्मत को आजमाया किसमें बेटा, चाइना के ट्रेड में। बिफोर ही टर्न टू द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, जब तक वो कहाँ तक आया था बेटा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में। और सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बेटा, और 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज को क्या किया बेटा, इन्वेंट किया भारत में। टैगोर एंटरप्राइजेज sank along with those of others in the wider business crisis। जब हुआ बेटा एंटरप्राइजेज में, तो टैगोर का एंटरप्राइजेज उसमें डूब गया। इसका मतलब होता है बेटा वो खत्म हो गया, वो ज्यादा नहीं चला बेटा। अदर्स इन वाइडर बिजनेस क्राइसिस हुआ था बेटा, जब कब 1840 में हुआ था। कब हुआ था, जब वो 1840 में हुआ था, तो बेटा वो क्या हो गया बेटा, वो उसका सैंक हो गया। In the 19th century, man of the China trader become successful industrialist बेटा। तो 19th century में बहुत सारा चाइना के ट्रेडर्स थे, become successful industrialist बने बेटा। वो क्या बने, successful industrialist बने बेटा। 19th century में बहुत सारे चाइना ट्रेडर्स थे, become successful industrialist बने बेटा। तो उसके बाद इन बॉम्बे पारसी लाइक दिशो पाटिल एंड जमशेद सिंह नौरोजी टाटा बेटा। देखो एक तो कौन थे, पारसी लाइक दिनशा पेटिट, और एक थे बेटा जमशेद जी नूसरवानजी टाटा बेटा। ये दो थे बेटा बॉम्बे में, जिनका नाम आता है। इन्होंने क्या किया, हु बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स को खड़ा किया बेटा, कहाँ पे, इंडिया में। इन्होंने बहुत ही ज्यादा एम्पायर को खड़ा किया, जिसमें दे एक्यूमुलेटेड देयर इनिशियल वेल्थ पार्टली फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना। तो इन्होंने सबसे पहले तो जो ये एक्सपोर्ट करते थे चाइना में, एंड पार्टली फ्रॉम रो कैटर, और जो रो कॉटन का शिपमेंट करते थे इंग्लैंड में। तो इनके दो ही शिपमेंट थे, एक तो चाइना में शिपमेंट करना, और एक रो कॉटन को शिपमेंट करना इंग्लैंड में। ये दो ही इनके वो थे। सेठ हुकुमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन थे बेटा, वो सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल लगाई थी बेटा कलकत्ता में 1970 में, आल्सो ट्रेडेड विद चाइना। तो यहाँ से एक बात पता लग रही है बेटा, जो कैपिटल हमारी आई थी बेटा, वो कैपिटल इनके इंडियंस के द्वारा गेन की गई थी। और वो कैपिटल गेन कब की गई थी, ज्यादातर का मेन रीजन था बेटा ट्रेड करना चाइना के साथ। जो चाइना के साथ ट्रेड करते थे बेटा, वहां पे अपने रॉ मटेरियल्स वगैरह लगा लो, या मसाले वगैरह लगा लो, या फिर ओपियम वगैरह लगा लो, इन सब का वहां पे क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। और इन सब का एक्सपोर्ट होने के बाद, उन सब एक्सपोर्ट से ही इन्होंने क्या बनाए थे वहां पे, पैसे का, पैसे की कैपिटल बनाई थी, और उसके बाद ही किसका, कंपनीज का निर्माण किया था। So did the father as well as grandfather of the फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला बेटा। फादर के और ग्रैंडफादर किसके थे बेटा, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला के थे, जो आप सुनते बेटा टाटा एंड बिरला के बारे में कहावत है इंडिया में। कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू द अदर ट्रेड नेटवर्क से आती थी। सम मर्चेंट फ्रॉम मद्रास के वो ट्रेड करते थे बेटा विद बर्मा के साथ हो गया, मिडल ईस्ट के साथ हो गया, या ईस्ट अफ्रीका के साथ हो गया, इन सब के साथ ट्रेड करते थे। देयर वर अदर कमर्शियल ग्रुप्स भी थे बेटा, वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड बेटा, जो ज्यादातर एक्सटर्नल ट्रेड में क्या नहीं थे, इन्वॉल्व नहीं थे। वो कौन कौन थे बेटा, दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया। वो कहाँ पे ऑपरेट करते थे बेटा, इंडिया में ऑपरेट करते थे। कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और गुड्स को कैरी करते थे एक प्लेस से बेटा कहाँ पे, दूसरे प्लेस में। बैंकिंग मनी में हो गया बेटा, ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन द सिटीज हो गया, या आपका फाइनेंसिंग ट्रेडर्स हो गया, या आपके देखो अब इसमें क्या क्या बताया गया है। ऑपरेटेड करते थे इंडिया में। सेकंड, कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, और गुड्स को कैरी करते थे एक प्लेस से अनदर प्लेस में। बैंकिंग मनी हो गया, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज बेटा, फंड्स को ट्रांसफर करना है बिटवीन सिटीज के। फाइनेंसिंग ट्रेडर्स हो गए बेटा। व्हेन अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज ओपनड अप हुई थी, मैनी ऑफ देम सेटअप, फैक्ट्रीज को सेटअप किया बेटा। एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडिया ट्रेड टाइटेंड हुआ, तो उसके बाद स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट कुड फंक्शन बिकम इंक्रीजिंगली लिमिटेड बेटा। तो स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट कुड फंक्शन बिकम इंक्रीजिंगली लिमिटेड हो गया। और उसके बाद देवर बैरेड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेटा। तो इस प्रकार वो जो बैरेड थे बेटा, ट्रेडिंग विद यूरोप करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स को बेटा। हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स बेटा। तो उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता था मोस्टली रॉ मटेरियल्स को, और किसको, फूड ग्रेन्स को क्या करना पड़ता था, एक्सपोर्ट करना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में हमने देखा एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटेंड हो गया बेटा। स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट कुड फंक्शन बिकम इंक्रीजिंगली लिमिटेड हो गया। तो उसके साथ जो इंडियन मर्चेंट का फंक्शन था ना बेटा, वो लिमिटेड हो गया। दे वर बैड फ्रॉम ट्रेडिंग, अब उनको ट्रेडिंग नहीं की जाती थी बेटा, किसके साथ, यूरोप के साथ मैन्युफैक्चर गुड की। हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल एंड फूड
ड्रेन्स। यही तो एक मेन रीजन था ना हमारी जो वेल्थ थी बेटा उसके ड्रेन होने का, कि हमारे जो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था, और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के साथ हमारी वेल्थ को क्या किया जाता था, ड्रेन किया जाता था, क्योंकि यहाँ से वेल्थ हमारी जाती थी, और हमारी वेल्थ यहाँ से जाने के बाद अब वहाँ से जो हमारी वेल्थ आती थी बेटा वो फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आती थी, जिसको हमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे खरीदना पड़ता था। तो जब भी कोई रॉ मटेरियल करता है बेटा तो उसको कौन सी परमिटिव टेक्नोलॉजी के साथ क्या करता है बेटा, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है। देखो रो कॉटन की बात करें या ओपीएम की बात करें या हम व्हीट की बात करें या हम इंडिगो की बात करें, रिक्वायर्ड बाय ब्रिटिश, ये सब चीजें किसके द्वारा रिक्वायर्ड की जाती थी बेटा, ब्रिटिश के द्वारा। एक तो हो गया बेटा ओपीएम, ओपीएम हो गया, रो कॉटन हो गया, व्हीट हो गया या इंडिगो हो गया बेटा, जिसको इस्तेमाल बेटा कलरिंग वगैरह में किया जाता था। तो इन सब की रिक्वायरमेंट किनके द्वारा थी, ब्रिटिश के द्वारा। दे आल्सो ग्रेजुअली एज आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस, जो एज आउट हो गए बेटा शिपिंग बिजनेस से। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं बेटा, till the First World War, European managing agencies in fact control a large sector of Indian industries बेटा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेटा यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने इनफैक्ट कंट्रोल ए लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या किया था बेटा, कंट्रोल किया था एक लार्ज सेक्टर को। थ्री ऑफ बिगेस्ट वंस वर, जिनमें से तीन बिगेस्ट कौन सी थी, बर्ड हैगर्स एंड कॉर्पोरेशन, एंड्रयू यूले एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जर्डिन स्किनर बेटा ये भी थी। और दीज एजेंसी मोबिलाइज, इन्होंने कैपिटल को मोबिलाइज किया, कंट्रोल किया और जॉइंट स्टॉक कंपनीज किया और मैनेज किया बेटा। इन मोस्ट इंस्टेंसेस इंडियन फाइनेंशियल प्रोवाइडेड द कैपिटल, और बहुत सारे इंस्टेंसेस में जो इंडियन फाइनेंशियल थे उन्होंने क्या प्रोवाइड किया बेटा, इनको कैपिटल प्रोवाइड किया। The यूरोपियन एजेंसी मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजंस बेटा, बल्कि जो यूरोपियन एजेंसीज थे बेटा उन्होंने सारे इन्वेस्टमेंट किए और बिजनेस के क्या किए, डिसीजंस लिए बेटा। यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्री हैड देयर ओन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होते थे, विच इंडियन बिजनेसमैन वो नॉट अलाउड टू ज्वाइन, लेकिन इनमें कोई भी इंडिया का बिजनेसमैन जो था बेटा उनमें ज्वाइन करने के लिए अलाउड नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या होता था कि हमारे जो इंडियंस है बेटा उस कॉमर्स चैम्बर को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो ये था बेटा आपका मानचेस्टर गेम्स ऑफ इंडिया के बाद कमिंग ऑफ फैक्टर्स, जिसमें हमने अलग अलग से कंपनीज के बारे में पढ़ा जो बेटा हमारे देश में कार्य किया इन्होंने। और उसके अलावा हमने इसमें बेटा इन रॉ मटेरियल्स के बारे में भी जाना जो किसके द्वारा रिक्वायर्ड थे बेटा, जो ब्रिटिश कंपनीज के द्वारा रिक्वायर्ड थे। और इसमें हमने ये भी जाना बेटा, इसमें हमने ये भी जाना कि किस तरीके से इंडियन ट्रेड को टाइटेंड किया जाता था, और इंडिया के जो मर्चेंट्स थे बेटा उनके वो बिल्कुल लिमिटेड थे बेटा, वो किस तरीके से रॉ मटेरियल्स और फूड ग्रेड में ही एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये था बेटा आपका फैक्ट्रीज का हम सबके साथ मैनचेस्टर गेम्स टू इंडिया। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है, और आपको ये भी पता लगा होगा बेटा इसमें कि जो भी कैपिटल हमारी आई थी बेटा वो सारी की सारी कैपिटल कहाँ से, या तो चाइना के साथ, जो हमारे चाइना के साथ हमने जो किया था ट्रेड की थी बेटा, हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने बेटा वहां से उन्होंने कैपिटल को अर्जित किया था, जिसमें हमने कुछ पार्टीज लाइक दिशो पैट्रीट के बारे में या जमशेदजी टाटा के बारे में सुना। कुछ इंडस्ट्रियल एम्पायर्स थे बेटा जिन्होंने ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स को इंडिया में खड़ा किया था, और इस प्रकार से हमारा ये मैनचेस्टर टू इंडिया खत्म होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है बेटा, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आने वाला है हम इस टॉपिक के बाद करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो पिछली वीडियो जो है ये अगर अगली वीडियो के साथ ये अगर कनेक्टेड होगी तो आप अच्छे से तरीके से इन सब चीजों को कर पाएंगे और आसानी से सारी चीजें हो पाएंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे हम जो हमने किया है बेटा, उसके बाद जो भी आएगा बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को के लिए बेटा आपको पिछली वीडियोस को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से उनको कंप्लीट कर सकें, और उनको बिल्कुल अच्छे से उनको कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो चीज़ें कनेक्ट होंगी एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट हो पाएंगी। और आगे से बेटा हम जो पढ़ेंगे वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम बेटा, इस चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। वेयर डिड द वर्कर कम्स फ्रॉम का आपका टॉपिक होगा बेटा, ये वर्कर्स कहाँ से आते थे बेटा, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड थैंक यू वेरी मच।